गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, कल हमने आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार के बारे में पढ़ा था। तो समाज सुधारकों में हमने राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फुले। बंगाल के अलावा भारत के अन्य प्रांतों में भी समाज सुधार के प्रयास हुए। यानी बंगाल के अलावा अन्य जो भारत के अन्य प्रांत थे, जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन सब में भी क्या है, समाज सुधार के प्रयास हुए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में धर्म पर चर्चा के लिए प्रार्थना समाज का गठन किया गया। यानी ज्योतिबा फुले द्वारा किस समाज की गठन किया गया? प्रार्थना समाज का गठन किया गया। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के पुणे शहर में। पुणे में ज्योतिबा फुले की अगुवाई में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की गई। प्रश्न आ सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया तथा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी, जो जाति व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर संघर्ष के लिए की गई थी, जाति व्यवस्था के विरुद्ध थी। यानी ऊंच नीच का भेदभाव, जो जातीय भेदभाव था, उसको मिटाने के लिए इन्होंने अथाह पर प्रयत्न किए। ज्योतिबा फुले ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोला। स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई योग्य महिला नहीं मिली, तो ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इसके योग्य बनाया और स्कूल चलाया। यानी छुआछूत, जाति भेदभाव के अलावा उन्होंने लड़कियों को शिक्षित, बालिका शिक्षा पर भी अत्यधिक जोर दिया। और इसके लिए उस जमाने में पुरुषों बालिकाओं को पुरुषों के पास नहीं भेजा जाता था, यानी भेदभाव था। तो शंका थी, तो इसलिए महिला टीचर नहीं मिली, तो इसलिए अपनी खुद की पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि वो बालिकाओं को शिक्षा दे सके। और इसके अलावा उन्होंने विधवा विवाह में भी बहुत योगदान रहा है। यानी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, सबको मिटाने में ज्योतिबा फुले ने अपना अथाह प्रयत्न किया। अब उनके बारे में एक कहानी है। तात्कालिक समय में स्त्री शिक्षा की मुश्किलें और प्रयास की किस तरह से उस समय में स्त्री शिक्षा, बालिका शिक्षा पर कितनी मुश्किलें थी, कितनी कठिनाइयाँ थी और उनको मिटाने के क्या क्या प्रयास किए गए। स्त्री शिक्षा के बारे में पूर्वाग्रह खत्म होने में बहुत समय लगा। यानी जो पूर्वाग्रह, जो घटनाएं, जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है, इनको खत्म होने में लंबा समय लगा। मेरे पिताजी ने लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया था, ज्योतिबा वो कहते हैं, लेकिन पढ़ाने वाली एक स्त्री थी और कक्षाएं हमारे घर की चार दीवारी में ही लगती थी। मेरी भावी पत्नी के परिवार में हालात बिल्कुल भिन्न थे। यानी उनके हालात थे वो अलग थे। मेरी भावी पत्नी की माँ ने चोरी से उसे एक अध्यापिका के पास भेज दिया था। यानी उसके घर में बालिकाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती थी, तो उसकी माँ ने उसको चोरी छिपे एक अध्यापिका के पास, एक मैडम के पास में पढ़ने के लिए भेज दिया था। तो उसके दादा को जब इस बात का पता चला कि जो लड़की है वो बाहर कहीं पढ़ने के लिए जाती है, तो उन्होंने धमकी दी कि अगर वह देहरी के बाहर कदम रखने की साहस भी करेगी तो उसके पैर काट देंगे। यानी इतना डरा धमका कर रखा जाता था कि उसे चेतावनी दी गई, धमकी दी गई, अगर अब घर के बाहर चार दीवारी से बाहर कदम भी रखा तो उसके पैर काट देंगे। इस सामाजिक पृष्ठभूमि में यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि जालंधर में कन्या महाविद्यालय नामक एक स्त्री शिक्षा की संस्था खुलने में क्या खलबली मची होगी। यानी अगर इतनी भी अनुमति नहीं थी कि घर से बाहर दूसरी अध्यापिका के पास पढ़ने की, तो इतनी बड़ी जो जालंधर जो कन्या महाविद्यालय की स्थापना करता है स्त्री शिक्षा के लिए, तो वो कितनी बड़ी बात थी। पत्रकार दुर्गादास की पुस्तक भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात के प्रसंग से इस आधार पर विचार कीजिए कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर व ज्योतिबा फुले को स्त्री शिक्षा हेतु उस समय में कितना संघर्ष करना पड़ा था। यानी ये जो बात है, ये कहानी है, ये दुर्गादास की पुस्तक जो भारत कर्जन और नेहरू है उसमें से एक प्रसंग लिया गया, उसमें बताई गई है। तो
अपन ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि मानो कि उस समय ऐसी स्थिति थी, तो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले ने कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा मिला होगा, ये बालिकाएं शिक्षित हुई होगी। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां, जो एक प्रमुख मुस्लिम समाज सुधारक माने जाते हैं। सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में 1817 में हुआ था। सर सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ था? 1817 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण आजीविका हेतु इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने लग गए थे। मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को देखकर अहमद खां ने अपने समाज को आधुनिक तरीके से शिक्षित करने तथा आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई। यानी मुस्लिम समाज उस समय काफ़ी पिछड़ गया था, तो समाज के पिछड़ेपन को देखकर अहमद खान ने समाज में आधुनिक तरीके से शिक्षित करने, मतलब नए तरीके से शिक्षित करने और उसको आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई। वे ये चाहते थे कि मुसलमान अपनी सदियों पुरानी रूढ़िवादिता और मानसिकता को त्याग कर नई प्रणाली के तहत आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। यानी प्राचीन जो मानसिकता है, रूढ़िवादी जो है, उसको छोड़कर नई आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत वो नई शिक्षा प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने दिल्ली में एक स्कूल खोला। यानी मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए उन्होंने दिल्ली में एक स्कूल भी खोला था। फिर 1875 में दिल्ली के पास अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने व कब की? तो 1875 में दिल्ली में सर सैयद अहमद खान ने की। तो अलीगढ़ है उसमें। यह कॉलेज आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से परिवर्तन हो गया, यानी उसका नाम है वो आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया, परिवर्तित हो गया। मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धाराओं में लाने का श्रेय अहमद खां को ही जाता है। यानी मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का अगर श्रेय दिया जाए तो वो सर सैयद अहमद खां को ही दिया जाता है। सैयद अहमद खां ने प्रारंभ में कौमी एकता पर बल देते हुए कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आँखें हैं। क्वेश्चन आ सकता है किस समाज सुधारक ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान है वो भारत माँ की दो आँखें हैं? तो सर सैयद अहमद खान ने कौमी एकता, यानी जो धार्मिक एकता है, धर्म के नाम पर भेदभाव न करके धार्मिक एकता पर बल देते हुए कहा था कि हिंदू और मुसलमान तो भारत माँ की दो आंखों के समान है, इसलिए इनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि एक साथ एकता बनाए रखनी चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन आ सकता है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। या सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और इनका देहांत है वो 1898 में अलीगढ़ में हो गया था। इस प्रकार सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए अथाह प्रयत्न किए, शिक्षित करने के लिए, कौमी एकता पर बल देने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। क्वेश्चन आ सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? तो मूलशंकर था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, यानी अपना घर छोड़ दिया था। वह मथुरा में स्वामी विरजानंद से ज्ञान प्राप्त किया था। इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को सही तरीके से समझने की बात उठाई कि वेदों को सही ढंग से पढ़ना है, इनको समझना है। उनका और उनके अनुयायियों का मानना था कि यदि वेदों का सार सही तरह से समझ में आ जाए तो हिंदुस्तान की समस्याओं का हल मिल जाएगा। यानी उनका मानना था कि सभी जो जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का समाधान कहाँ है? वेदों में। अगर वेदों का सही तरीके से हम पढ़ लें उनका, तो जितनी भी समस्याएं हैं भारत की वर्तमान की, उन सभी समस्याओं का समाधान है वो उन वेदों में मिल जाएगा। चाहे समाज से संबंधित जो समस्याएं हो या अन्य जो राजनीति से संबंधित समस्याएं हो, उन सभी समस्याओं का समाधान है वो वेदों में मिल जाएगा। दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यानी उनकी प्रमुख शिक्षा थी, पहली शिक्षा थी कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, यानी तैयार रहना चाहिए, सही बात को ग्रहण करने,
सही शिक्षा को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। सभी लोगों से प्रेम पूर्वक धर्म के अनुसार और जिस यथायोग्य यानी जिस प्रकार जो योग्य व्यवहार हो वैसा व्यवहार हमेशा करना चाहिए सभी के साथ में। अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए, यानी बुराई अविद्या है, अशिक्षा है, इसका नाश करना चाहिए और विद्या का विकास करना चाहिए। वे विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे, जो अंग्रेजों की जो गुलामी थी इसको एक श्राप के रूप में मानते थे, अभिशाप मानते थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ने इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक यत्न किए, काफ़ी प्रयास किए। आर्य समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियां स्त्री, अब आर्य समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन कौन सी थी? तो स्त्रियों व दलितों को वेद अध्ययन का अधिकार दिलाना, कि स्त्रियों को और दलित लोगों को वेद पढ़ने का जो अधिकार है वो दिलाना चाहिए। इससे पहले हैं वो स्त्रियों को और दलितों को वैदिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो इसलिए उनको वेद पढ़ने का अधिकार दिया जाए। बाल विवाह का विरोध करना, छोटी उम्र में बच्चों का शादी की जाती थी उसका विरोध करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आदि है वो आर्य समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। इनके आर्य गुरुकुल एवं डीएवी स्कूल आज भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो आर्य गुरुकुल हैं और जो डीएवी स्कूल है वो आज भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज भी वो शिक्षित लोगों को, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भी आर्य समाज के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी आर्य समाज के लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने समाज सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए, अतः प्रयत्न किए और लोगों को वैदिक शिक्षा पर अधिक बल देते हुए लोगों को वैदिक शिक्षा ग्रहण करने के बारे में बताया। इस प्रकार आज हमने सर सैयद अहमद खां, ज्योतिबा फुले और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा। कल हम स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट और गोविंद गुरु के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकते हैं।